Hello guys, Krishna this side, and in this video we are going to start with a modern history lecture. This video is going to be a very important video for you all, just because I am going to cover entire modern history lecture in just single video, right? And this video is going to be very important for UPPCS examinations and other examinations as well. So before wasting you a lot of time, let's begin with this beautiful PDF. So firstly what we are going to see, we are going to see the advent of Europeans, right? तो हम देख लेते हैं कि यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ भारत में। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं और डेन्स आते हैं, देन फ्रेंच आते हैं। अब वन बाय वन करके हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि पुर्तगीज़ की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगीज़ में आते हैं वास्को डी गामा, जो 1498 में आते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा आते हैं तो उनके कार्यकाल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, क्या उन्होंने किया, कैसे कब तक वो यहाँ पे रहे, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वास्को डी गामा एक्चुअली अराइव्ड एट कैलिकट इन 1498। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा आते हैं कैलिकट, जो कि कोची केरला में पड़ते हैं। उनको एक हिंदू जो वहाँ पे लोकल रूलर थे, ठीक है, उनका नाम जैमरिन था, उनका स्वागत करते हैं। और ये जो वास्को डी गामा सी रूट लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वो जो सी रूट में एक गुजराती नाविक थे, उनका नाम अब्दुल माजिद था, उनके थ्रू ये यहाँ पे कोची तट पे आते हैं, राइट। एंड ही ऑल्सो सेंट अंडर द पैट्रोनोज ऑफ द किंग मैनुअल वन ऑफ द पुर्तगाल। जो किंग वहाँ के थे मैनुअल वन, ठीक है, जो मैनुअल वन थे उनके जो पुर्तगाल के किंग थे, उनके कार्यकाल में उनका पैट्रोनोज जो भी था उसमें इनको भेजा गया था, ठीक है। एंड बाई 1502 वास्कोज सेकेंड विजिट एक्चुअली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग स्टेशंस एट कैलिकट, कोचीन एंड कैनोर। फिर वहाँ पे जो दूसरी ट्रिप होती है वास्को डी गामा की, जो कि 1502 में होती है, तो वो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने एक अपनी काइंड ऑफ फैक्ट्री है, काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन, ट्रेडिंग फोर्ट काइंड ऑफ डेवलप कर लेते हैं कैलिकट, कोची और कैनोर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस डी एल्मीडा। ये जो फ्रांसिस डी एल्मीडा थे, इनका कार्यकाल होता है 1505 से 1509 के बीच में। इनके कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी उसके बारे में देख लेते हैं। जो कि पहली घटना जो है, ये फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ इन्होंने ही ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी उसको लॉन्च किया है भारत में। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक कहलाते हैं, ठीक है। और जो कार्टेज सिस्टम था विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द नेवल ट्रेड ऑफ द लाइसेंस, राइट, तो ये जो है इन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें लागू हुई थी। तो अगर जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पूछता है, बेसिकली वो काइंड ऑफ कार्टेज सिस्टम ही था जो कि हमें परमिट देता था कि आप इंडियन ओशियन में अपना व्यापार कर सकते हो थ्रू द सी रूट, राइट। एंड उसके बाद इनके कार्यकाल में देखते हैं कि जो पुर्तगीज़ फोर्ट्रेस हैं वो कैनोर और एंजिड्यू में 1506 में बनते हैं। एंड देन फिर आते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिनका कार्यकाल होता है 1509 से 1515 के बीच में, और इनको ही रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया मानते हैं, ठीक है गाइज। और इन्होंने गोवा को कैप्चर किया बीजापुर के रूरल आदिल शाह से, ठीक है। और ऑल्सो ही हैज़ कैप्चर्ड द भटकल फ्रॉम द श्री कृष्ण देव राय वन, जो कि टाइम पीरियड था 1510 में। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो पुर्तगीज़ मैन थे उनको इनक्रेज करते हैं कि आप इंडियन वुमेन से शादी करिए, ठीक। तो ये जो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क थे, इन्हीं के टाइम पे ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। फर्स्ट पुर्तगीज़ जो थे फोर्टिस, जो फर्स्ट पुर्तगीज़ फोर्टिस जो था वो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के टाइम पे ही बना था कोची में, जो कि टाइम पीरियड होता है 1503 में। और इन्होंने जो प्रैक्टिस ऑफ सती है उसको बैन कर दिया था। इसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न निकलता है, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को इसलिए भी बैन कर दिया कि अभी इन्होंने इनकरेज किया है पुर्तगीज़ मैन को कि इंडियन वुमेन के साथ में आपको शादी करना है। इससे क्या होता है, जब पुर्तगीज़ मैन इंडियन वुमेन के साथ में शादी करेंगे तो वो अपनी फैमिली, अपनी जो उनके जीन्स हैं उस चीज़ को बढ़ावा देंगे और यहाँ पे वो अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, वेल सेटल्ड हो सकते हैं, और अपनी जो उनकी क्रिश्चियनिटी थी, मतलब काइंड ऑफ रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस थे उसको यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं और आने वाले समय पे यहाँ पे वो राज कर सकते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये अबोलिशन ऑफ सती जो है उसको बैन कर दिया, और प्रैक्टिस जो थी सती की एक्चुअली उसको बैन कर देते हैं, जिससे कि जब सती की प्रैक्टिस नहीं होगी तो जो वुमेन्स होंगी तो उनके साथ हमारे जो पुर्तगीज़ मैन होंगे वो ईजिली शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये रीज़न था।
एंड निनो द कूना की बात करें तो 1529 से 1538 का इनका टाइम पीरियड होता है। इनके टाइम पे जो है जो कैपिटल थी वो एक्चुअली शिफ्ट कर दी गई कोची से गोवा, ठीक है, 1530 में। एंड देन उसके बाद ये जो दमन ड्यू होता है ना, ड्यू, उसको और बसाए को गुजरात के किंग जो बहादुर शाह थे उनसे ये कन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड होता है। अब हम डच के बात में कर लेते हैं। डच की बात करें तो इनमें कुछ ऐसा खास होता नहीं है, एक ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती है जिनका नाम है कॉर्नलिस डी हाउटमैन, ठीक है। ये फर्स्ट डच ट्रेवलर थे जिन्होंने एक्चुअली इंडिया को रीच किया, ठीक है। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल देखें तो 1602 में ये इस्टेब्लिश हो जाती है। और पहली डच फैक्ट्री जो है इंडिया में जो इस्टेब्लिश होती है वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है 1605 में होती है। एंड देन फिर द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैपेंड इन द डच एरा, एंड द थिंग वॉज Dutch were the first to start a joint stock company in India. These things are going to be a very important point for the UP PCS examination actually. So इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि डच पहले ऐसे थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली थी इंडिया में, राइट। एंड पुलिकट वॉज देयर मेन सेंटर इन इंडिया, लेटर एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द नागपट्टिनम, ठीक है। तो शुरुआत में तो पुलिकट होता है, फिर बाद में जो है ये रिप्लेस कर दिया जाता है नागपट्टिनम से। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन 1632। 1632 में इनकी पटना में भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है। और उसके बाद जो डच के अदर ट्रेडिंग सेंटर्स थे, फोर्ट्स थे, ठीक है, जो फैक्ट्रीज थी वो जैसे कि नागपट्टिनम, चिनुसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बहरूच, आगरा, कोची, अहमदाबाद। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। द डच एक्चुअली डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। जो ये फोर्ट विलियम है ये मॉडर्न कोची के टाइम पे इन्होंने जब पोर्तुगीज़ को हराया था डच ने, तब ये इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। एंड इन द बैटल ऑफ विदारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1759 में इंग्लिश और डच के बीच में, ब्रिटिश और डच के बीच में होता है बैटल ऑफ विदारा, जिसमें कि डच को हार का सामना करना पड़ता है। और द डच एक्चुअली बिल्ट अ फोर्ट नेम द फोर्ट गस्टावोस इन द चिनुसुरा। तो उसके बाद ये एक फोर्ट डेवलप करते हैं, बनाते हैं जो चिनुसुरा में, जिसका लोकेशन होता है। अब हम मेन इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए एक्चुअली मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत ही यहीं से हो जाती है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, जिसके थ्रू हमारे पास कंटेंट बहुत मिल जाता है। इंग्लिश का जो ब्रिटिश रोल है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो जो इंग्लिश है उसका आगमन 1600 में ही हो जाता है। 1600 में कहने का मतलब वो इंडिया में 1600 में आगमन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी इंग्लैंड की, वो एक काइंड ऑफ चार्टर इशू कर देती हैं कि ठीक है आप 15 साल के लिए, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनाते हैं कि आप 15 साल के लिए आपको ये ट्रेड राइट दिया जाता है कि आप ईस्ट इंडिया साइड, मतलब ईस्ट साइड जा कर के आप व्यापार कर सकते हो। और ये 1600 में लॉन्च मतलब इनको चार्टर एक्ट मिल जाता है कंपनीज को, ठीक है, 31 दिसंबर 1600। एंड देन फिर 1609 में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे, ठीक है, वो पहले ऐसे इनके ब्रिटिश के कैप्टन्स होते हैं, काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ होती हैं इनकी, जहाँ पे उनका नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के दरबार पे आते हैं, जो फर्स्ट इंग्लिश मैन होते हैं कि इंडिया में पहुँचने वाले, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार पे आते हैं और वहाँ आने के बाद ये एक शिप से आते हैं, जिस शिप का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और वो पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, उस शिप का क्या नाम था जिससे आए थे। उस शिप का नाम हेक्टर था, ठीक है, आप ये मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर इनको इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे, ठीक है। 1613 में क्या हुआ, 1613 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जहांगीर इन एक्चुअली 1611 ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश द फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री एट द मसूलीपट्टनम। तो 1611 में पहली टेम्परेरी अस्थायी फैक्ट्री जो होती है वो मसूलीपट्टनम में इन्होंने इस्टेब्लिश
ये करते हैं एक्चुअली। एंड 1613 में क्या होता है, इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री होती है जो कि सूरत में इस्टेब्लिश होती है। हमें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि 1613 में पहली जो फैक्ट्री होती है वो सूरत में इस्टेब्लिश होती है। 1615 में सर थॉमस रॉय जो हैं, द एम्बेसडर ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट, एक्चुअली अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट्स। जहांगीर कोर्ट्स में सर थॉमस रॉय आते हैं जो कि किंग जेम्स वन के टाइम पे होते हैं, उनको भेजा जाता है। तो ये जो थॉमस रॉय हो गए, जहांगीर हो गए, और सॉरी थॉमस राय हो गए, कैप्टन विलियम हॉकिंस हो गए, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सबसे पहले आया, कौन से बाद में आया। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि विलियम हॉकिंस पहले आते हैं। ठीक है, 1615 में थॉमस राय आते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप ध्यान में रख करके पढ़िएगा। 1618 में देखें तो परमिशन इनको मिल जाती है कि ये जो आगरा, अहमदाबाद और बरूच, ठीक है, वहाँ पे ये अपनी फैक्ट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1632 में दे ऑल्सो गॉट द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द गोलकोंडा। गोल्डन फरमान मिल जाता है इनको, जो सुल्तान होते हैं गोलकोंडा के, वहाँ से। 1633 में दे एक्चुअली इस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन द ईस्ट इंडिया in the Hariharpur and Balasore, which is also located in I think Odisha, yeah. And 1639 में ये मद्रास को they actually obtained Madras on the lease from the Raja Chandragiri, and also they set up the factory Fort St. George actually, which replaced the Masulipatanam. And in 1651 फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल एट हुगली। हुगली में सबसे पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई वो 1651 में होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 1662 में क्या इम्पोर्टेंट होता है। जो चार्ल्स सेकंड होते हैं, जो ब्रिटिश किंग थे, वो बॉम्बे को एज ए डॉरी आफ्टर मैरिंग ए पुर्तगीज़ प्रिंसेस, उनको दहेज में बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया जाता है 1662 में। और 1667 में औरंगजेब एक्चुअली गिव द इंग्लिश अ फरमान फॉर द ट्रेड इन द बंगाल। औरंगजेब जो थे, मुग़ल शासक जो थे, वो इंग्लिश को, जो ब्रिटिश थे, उनको काइंड ऑफ फरमान दे देते हैं कि ठीक है आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं ईजिली। 1696 में क्या होता है, जैब चार्नोक जो होते हैं वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूतनाती में, विच वॉज एक्चुअली फोर्टिफाइड इन 1696 एंड लेटर इट वॉज कॉल्ड फोर्ट विलियम, राइट। And in 1700 Bengal factories were actually placed under the Fort William, which soon the village you can call Sutanati, Govindpur and Kalikata, एंड विच लेटर ग्रीव इनटू ए सिटी नोन एज कैलकाता। ठीक है, बाद में 1700 में ये सारी चीज़ें इसके फोर्ट विलियम के अंदर आ जाती हैं, और लेटर में जिसे बाद में हम ये भी जानते हैं कि जो कैलिकटा है वो कलकत्ता बन जाता है। 1717 में क्या होता है, फर्रुखसियार इशूड ए फरमान कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, गिविंग द कंपनी ट्रेड कॉन्सेशन इन द बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। फर्रुखसियार 1717 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फर्रुखसियार फरमान जारी कर देता है कि वो एक काइंड ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है, जो कंपनी को ये राइट दे देते हैं कि बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब डेंस की बात कर लेते हैं। जो डेंस हैं ये 1616 में इनका रोल देखने को मिलता है। दनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में इस्टेब्लिश करते हैं, एंड देन 1620 में इनकी एक फैक्ट्री होती है जो तंजौर के पास में, ट्रैंकबेर के पास में तंजौर में इस्टेब्लिश करते हैं, और इनका रोल ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा इनका लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम फ्रेंच को देखते हैं। फ्रेंच का रोल आता है 1664 में, और इसमें कॉल्बर्ट फॉर्म्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लुइस 15। ठीक है, तो जो लुइस 14वें थे, सॉरी, उनके टाइम पे ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है इंडिया में। एंड 1667 में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो होती है वो सूरत में बाई फ्रांसिस कैरोन के अंडर में 1668 में यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में होती है जो कि 1669 में होता है। ठीक है, और 1673 में फ्रांसिस मार्टिन जो होते हैं वो पौंडीचेरी में हेड क्वार्टर अपना इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, जो कि पौंडीचेरी एक इनके लिए नर्व सेंटर हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था फ्रेंच के लिए।
एंड 1697 से 1739 तक देखें तो अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज लाइक माहे, करेकाई, बालासोर एंड कासिम बाजार, दीज आर द फैक्ट्रीज विच वर एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। सो ये रहा फ्रेंच की हिस्ट्री। ठीक है, अब हम देख सकते हैं पुर्तगीज़ जो कि 1498 में आए, पहली फैक्ट्री जो है कोची में इस्टेब्लिश करते हैं 503 में। डच आते हैं 1602 में, पहली फैक्ट्री उनकी मसूलीपट्टनम में होती है 1605 में। फ्रेंच आते हैं इंग्लिश आते हैं 1600 में, एंड उनकी भी फर्स्ट फैक्ट्री जो होती है वो सूरत में होती है 1613 में। और फ्रेंच जो आते हैं वो 1664 में आते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री जो होती है वो सूरत में होती है 1668 में। तो ये रिकॉल करने के लिए पॉइंटर्स थे, अब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के फैक्ट्स देख लें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, स्पेनिश निवासी थे, उन्होंने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ठीक है, पीटर मुंडी जो थे वो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया आते हैं किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के। ठीक है, पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट टू कम इंडिया एंड लास्ट टू लीव इंडिया। पुर्तगीज़ पहले ऐसे थे कि जो सबसे पहले इंडिया आया था वो सबसे आखिरी में छोड़ के गए। 1498 में आते हैं और 1961 में छोड़ के जाते हैं भारत को। ठीक है, पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट हु इस्टेब्लिश द सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। पुर्तगीज़ पहले ऐसे थे जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया था भारत में। एंड द पुर्तगीज़ यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पुर्तगीज़ पहले ऐसे थे जिन्होंने हुगली को एज अ पायरेसी ट्रीट किया था। बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे वो पायरेसी करते थे। ठीक, और फाउंडर ऑफ कलकत्ता को जैसा क्वेश्चन पूछ लेता हुआ एज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता एक्चुअली, तो जॉब चारनोक जो थे उनको माना जाता है। फैक्टर विच एक्चुअली लीड्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस इन इंडिया, ऐसे कौन से कारक थे या फिर कारण थे कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सक्सेसफुली इंडिया में रूल करती है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अब्सेंट थे एक्चुअली। एंड ऑल्सो जो वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड मॉडर्न नॉर्म्स थे वो भी हमारे पास नहीं थे। लॉयल इंडियन सोल्जर्स भी नहीं थे। एंड द लिवेंट कंपनी हैड गॉट ए चार्टर फॉर द ट्रेडिंग विथ इंडिया बाई लैंड रूट। एक लिवेंट कंपनी थी जिनको लैंड रूट के थ्रू ये चार्टर मिला था कि आप जा कर के वहाँ व्यापार कर सकते हो। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंदन ड्यूरिंग अकबर रेन। अकबर के समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में ये बनती है। भारत में जब आती है तब वहाँ पे आपका जहांगीर का शासन होता है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो वो अकबर के समय में बनी थी, जब भारत में अकबर का रूल था तब बनी थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विलियम हॉकिंस के बारे में। ये जो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो विलियम हॉकिन पहले आते हैं, देन कैप्टन मिडिल्टन आते हैं, फिर कैप्टन बेस्ट आते हैं। कैप्टन मिडिल्टन एक्चुअली ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मुगल गवर्नर ऑफ द सूरत टू ट्रेड। ठीक है, वो सूरत के जो मुगल गवर्नर थे उससे उन्होंने ट्रेड के लिए परमिशन एक्चुअली ऑब्टेन कर चुके थे। ठीक है, कि वो व्यापार कर सकते हैं। एंड देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इस फैक्ट्री एट सूरत, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस कर रखा है। सर जॉन चाइल्ड जो थे इंग्लिश गवर्नर थे, वाज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब द्वारा इनको भगा दिया गया था। एंड डुप्लेक्स जो थे इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस विथ अ विव टू एक्वायर टेरिटरीज। डुप्लेक्स ऐसे थे जिन्होंने ये पॉलिसी जारी करते हैं कि जो इंडियन प्रिंसेस हैं उनको आपस में लड़ा करके उनकी जो टेरिटरीज़ है उसको कैसे एक्वायर किया जा सके। ठीक है, पौंडीचेरी जो थी पौंडीचेरी जो थी वो फ्रेंच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। गोवा जो था पुर्तगीज़ के लिए था। टंकबार जो था वो डेनिश के लिए था। मद्रास डच के लिए था। एंड द यूरोपियंस एक्चुअली ऑब्टेन द बेस्ट सोरा दैट इज़ साल्ट पीटर एंड ओपियम फ्रॉम बिहार में। अब आप यहाँ से समझ सकते हो बिहार में तब ओपियम हुआ करता था। ठीक है, और साल्ट पीटर हुआ करता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से समझ सकते हैं। द फर्स्ट डच कंपनी इन बंगाल वॉज सेटअप इन द पिपाली की एक जगह है जहाँ पे 1627 में फर्स्ट डच कंपनी जो है बंगाल में इस्टेब्लिश होती है। राइट, अब हम देख लेते हैं कार्नाटिक वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। राइट गाइस,
तो कार्नाटिक वॉर में हम देखें तो फर्स्ट कार्नाटिक जो वॉर होता है, इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। 1740 से 1748 डुप्लेक्स के बीच शासनकाल में होता है। ये क्या होता है? इट वाज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप। यूरोप में एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी चल रही है उसका ही प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या होता है? ब्रिटिश कैप्टन जो होते हैं बर्नेट, एक्चुअली वो फ्रेंच की कुछ शिप्स जो होती हैं उसे कैप्चर कर लेते हैं। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे भी वो चीज़ें इनिशिएट हो जाती हैं, वॉर शुरू हो जाता है। और ये कौन सी ट्रीटी के साथ में इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ट्रीटी ऑफ एक्सला-सैपल जो होती है 1748 में, उसके थ्रू ये साइन की जाती है एंड पीस ट्रीटी जो है साइन की जाती है फाइनली। 1748 में क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको मद्रास को वापस कर दिया जाता है। एंड सेकेंड कार्नाटिक वॉर की बात करें 1749 से 1754 का टाइम पीरियड है। डुप्लेक्स के टाइम पे होता है लेकिन गोदहेव आ जाते हैं। इसमें इनकॉन्क्लूसिव वॉर होता है और ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से जाना जाता है 1755 में, जिसको साइन किया जाता है इनके बीच में। एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर की बात करें तो 1758 से 1763 के बीच में काउंट डी लेली जो होते हैं उनके बीच होता है। टाइम पीरियड 1758 से 1763 है और इसमें जनरल आयर कूट जो होते हैं हु वाज अ काइंड ऑफ द इंग्लिश मैन एंड हु टोटली रूटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर द आर्थर द लैली एंड टुक द बुसी एज द प्रिजनर। ठीक है। तो आयर कूट के समय पे होता है जो आर्थर डी लैली होते हैं उनको एक्चुअली ये डिफीट करते हैं और उसके बाद जो बुसी होते हैं उनको एज अ प्रिजनर रख लेते हैं। ए डिसाइसिव वॉर एक्चुअली नोन एज द बैटल ऑफ वंडी वॉर्स जो 1760 और 61 के टाइम पीरियड में होता है तमिलनाडु में, ये इसी टाइम पीरियड पे होता है थर्ड कार्नाटिक वॉर पे। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से मतलब यहाँ पे साइंड होती है और 1763 का टाइम पीरियड है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड 1740 से 48 एंड देन 1749 से 54 सेकेंड एंड 1758 से 63 थर्ड। इसमें पहले में ट्रीटी ऑफ एक्सला-सैपल, दूसरे में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड तीसरे में ट्रीटी ऑफ पेरिस एक्चुअली 1763 में। वन मेजर कॉज ऑफ द फ्रेंच फेलियर इन इंडिया वाज देयर वीक नेवल स्ट्रेंथ। एक्चुअली इनकी जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो बहुत वीक थी। दैट्स द रीज़न दे एक्चुअली फेल्ड इन रूलिंग इन इंडिया। ठीक है। द ब्रिटिश एक्चुअली गेटिंग ह्यूज वेल्थ and manpower from the Bengal, better internal coordination among the British army. That's the reason they ruled for the longer period of time. अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल, पंजाब एंड मैसूर की। तो बंगाल और पंजाब मैसूर को जो ब्रिटेन ने कॉन्क्वेस्ट किया उसके बारे में देख लेते हैं। तो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट देखें तो 1717 में आपको पता है जब फ़ारुख सियाह फरमान जारी करते हैं तब की बात है। तो 1717 में ब्रिटिश गॉट द रॉयल फरमान for the Empress Farrukhsiyar for the trade in Bengal, which was a kind of right to issue दस्तक। ठीक है। उन्हें दस्तक का काइंड ऑफ फरमान मिल गया था कि दे वर एक्चुअली फ्री टू ट्रेड इन ओवरऑल बंगाल। ठीक है। वो एकदम फ्री थे, कहीं भी जा कर के व्यापार कर सकते थे और उनको टैक्स भी नहीं देना होता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1717 में फ़ारुख सियाह एक्चुअली प्रमोटेड द मुर्शिद कुली खान to the governor of Bengal, which was the last governor of Subedar of Bengal, who was also independently appointed by the Mughal king. ठीक है। ये जो मुर्शिद अली खान थे he was actually the last Mughal king who was मुर्शिद अली खान was actually appointed by the Mughal king। ठीक है। इंडिपेंडेंटली, तो ये याद रखना 1717 में। एंड बंगाल रूलर मुर्शिद कुली खान जो थे वो आते हैं सबसे पहले, सुजाउद्दीन आते हैं, फिर अली वर्दी खान आते हैं, फिर सिराजुद्दौला आते हैं और 1756 में जिसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है। 23 जून 1757 डेट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। पार्टिसिपेंट इसमें कौन कौन से होते हैं इस युद्ध में? इसमें मीर जाफ़र होते हैं एक तरफ, प्लस रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, राय दुर्लभ ओमी चंद होते हैं, प्लस जगत सेठ होते हैं और इनका युद्ध किसके साथ में होता है? छिड़ते हैं सिराजुद्दौला से। ठीक है। उस समय बंगाल का नवाब होते थे सिराजुद्दौला, तब उनके बीच में होता है। और डेट याद रखना 23 जून 1757। और प्लेस जो है ये बंगाल में भागीरथी रिवर के करीब होता है। ठीक है।
नज़दीक होता है। विनर कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश ही होंगे, क्योंकि अपने लोग जब कंस्पिरेसी करते हैं किसी के साथ में मिलकर तो आप समझना अपने ही हारते हैं। ठीक है, ये एक रीज़न था कि रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। इवन ऐसा बोलते हैं कि वो मुट्ठी भर फोर्स के साथ में आता है और यहाँ पे वो जीत के चला जाता है। जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे, ही वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड ऑल्सो consolidated ब्रिटिश सुप्रीमेसी फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लेसी। जो बैटल ऑफ प्लेसी होता है ये ऐसा युद्ध होता है जो काइंड ऑफ ये डिसीजन दे देता है, ये डिसाइसिव वॉर होता है कि यहाँ से एक क्लैरिटी मिल जाती है कि नाउ दे कैन एक्चुअली रूल द इंडिया। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे उन्हें ही ब्रिटिश एम्पायर जो है भारत में उसका फाउंडर मानते हैं हम लोग इस वॉर से। ठीक है, उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है और ढेर सारी चीज़ें होती हैं, इलाहाबाद की संधि एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि हम बाद में देखेंगे। 1760 में क्या होता है, मीर कासिम को रिप्लेस कर दिया जाता है मीर जाफ़र से। देखो जब बैटल प्लासी होता है तो रॉबर्ट क्लाइव जो होता है मीर जाफ़र को मिला लिया होता है अपने में, एंड मीर जाफ़र को ये लालच दे देता है कि उसे बंगाल का जो है नवाब बना दिया जाएगा, तो बना दिया गया था। एंड देन फिर मीर कासिम जो है उसको रिप्लेस करके, मीर जाफ़र को रिप्लेस करके मीर कासिम को ये बना देते हैं। मीर कासिम आते ही सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी जो होती है, कैपिटल जो होती है, उसको शिफ्ट कर देता है। अब देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जिसका टाइम पीरियड 1764 है। इसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम था, द नवाब ऑफ बंगाल, जिसने अभी कैपिटल अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को, जो कि बिहार में है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद सिजौद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द्वितीय, शाह आलम second actually, they were also playing the part with the Mir Qasim and the Mughal emperor who was the Shah Alam second at the time of Battle of Buxar 1764। डेट क्या होती है? 22 अक्टूबर 1764। प्लेस क्या होता है? बक्सर। उस समय बंगाल में था लेकिन अभी बिहार में है बक्सर, तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान में रखिएगा। और इस समय क्या होता है, इंग्लिश आर्मी जो होती है वो हेक्टर मुनरो जो है वो लीड कर रहे होते हैं। अभी रॉबर्ट क्लाइव अपने इंग्लैंड चले गए होते हैं, अभी यहाँ पे हेक्टर मुनरो का रोल देखने को मिलेगा। विनर कौन होता है? इंग्लिश, ऑब्वियस सी बात है, वही जीतेंगे। और जीतने के बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है, संधि साइन होती है 1765 में बाय लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव विद द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम सेकेंड जो थे उनके बीच में। ब्रिटिश एक्चुअली गेन द रेवेन्यू राइट ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इसमें क्या उनको फ़ायदा मिल जाता है कि ब्रिटिश जो होते हैं उनको रेवेन्यू राइट मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, अभी बैटल ऑफ प्लेसी जो था, विच एक्चुअली लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ द सुप्रीमेसी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी राइट इन इंडिया, वेयर एज द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन ऑल ओवर इंडिया वॉज बैटल ऑफ बक्सर। सो अगर देखें तो बैटल ऑफ बक्सर ऐसा इकलौता युद्ध था जिसने ये निश्चित ही कर दिया कि अभी ब्रिटिश रूल करने वाले हैं, अब नाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली हैव अ कंट्रोल ओवर इंडिया राइट। सो ये सारी चीज़ें याद में रखिएगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फैक्ट्स की बात करें तो विलियम पिट्स जो थे उन्होंने स्टेट किया था कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो हेवन बॉर्न जनरल था। ऐसे पूछ सकता है हु सेड दैट हेवन बॉर्न जनरल वाज, मतलब इसने किसने कहा था कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द हेवन बॉर्न जनरल? तो विलियम पिट जो थे उन्होंने कहा था। लॉर्ड क्लाइव concluded the second treaty of Allahabad with the Mughal emperor Shah Alam II, and thus Shah Alam II on 12th August 1765 actually granted Diwani right of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company, which actually we have also discussed earlier. And Allahabad fort was also built by the Akbar between 1583 and 84, and in 1797 सादत अली खान हैंडेड द अथॉरिटी ऑफ द फोर्ट टू द ब्रिटिश। तो जो इलाहाबाद का किला है जो अकबर के द्वारा बनाया गया था 1583 से 1584 में, उसे सादत जो अली खान थे उन्होंने ब्रिटिश को सौंप दिया था 1797 में, उसकी अथॉरिटी पूरी। एंड वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की बात करें तो विच वॉज सिचुएटेड इन द सूरत ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और after the second treaty of the Allahabad with Shah Alam II, Robert Clive appointed two Diwans, Muhammad Raja Khan for the Bengal, Murshidabad, and Raja Sitab Rai
for the Bihar. After the grant of the Diwani in year 1765, the British first came into contact with the Khasi tribe. अब यहाँ पे बैटल ऑफ अंबर होता है 1749 में, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, बैटल ऑफ वनडीवास होता है 1760 में, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, बैटल ऑफ खुर्दा जो होता है 1795 में। ये टाइम पीरियड देख लीजिएगा, मे भी पूछ सकता है। मराठास एक्चुअली अपोज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया बट वर ऑल्सो सप्रेस्ड आफ्टर 3 एंग्लो मराठास वॉर। 3 मराठा एंग्लो वार होता है, उसके बाद वो जो है थोड़ा सा सप्रेस कर दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपोज किया था हाईली, मराठा जो थे। पंजाब एंड सिंध कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉर्ड एलनबर्ग 1842 and 1844 was the time period. The state of the Sindh was fully merged into the British Empire in the August 1843. 1843 में जो सिंध था उसे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है इन द टाइम पीरियड ऑफ द लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, फैक्ट्स अगर देखें तो रणजीत सिंह जी के बारे में, तो ब्रिटिश हैड द ट्रीटी विद द परपेचुअल फ्रेंडशिप विद द रंजीत सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है, 1809 में जो साइन होती है। रणजीत सिंह वॉज बॉर्न टू द चीफ ऑफ द शुक्राचाकिया मिसल on the 13th November 1780, and the kingdom of the Ranjit Singh included Multan 1818, which is now the part of the Pakistan, and the Kashmir 1819, and the Peshawar 1834. And capital of the kingdom of the Maharaja Ranjit Singh was Lahore at that time, and he set up the अदालत-ए-आला एट लाहौर। तो ये याद रखना, अदालत-ए-आला लाहौर में किसने एस्टेब्लिश किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे उन्होंने किया था। एंड रणजीत सिंह ऑल्सो गॉट द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम द शाह शुजा इन 1800। शाह शुजा जो थे उनसे रणजीत सिंह जी को जो कोहिनूर है हमारा, ठीक है, कोहिनूर डायमंड जो था वो प्राप्त होता है 1800 में। एंड गॉड इंटेंटेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विथ वन आई, दैट इज़ वाई टूक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर बाई रणजीत सिंह। जो रणजीत सिंह जी थे, महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे, उनकी एक आंख नहीं थी। वो इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं, पॉजिटिविटी देखिए कि एक आंख नहीं होने के बाद भी उन्होंने बोला कि भगवान ने एक आंख इसलिए भी ले लिया कि वो चाहते थे कि मैं एक आंख से सारे रिलीजन को एक समान ही देखूँ। ये है मैंटेलिटी भाई, देख लो। द सक्सेसर ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह वॉज द खद्दाग सिंह आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन 1839। 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उनका जो सक्सेसर होता है वो खद्दाग सिंह होते हैं। महाराजा दिलीप सिंह वॉज द लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर। सिख एम्पायर के लास्ट किंग जो थे महाराजा दिलीप सिंह थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अब एंग्लो सिख वार की बात करें तो एंग्लो सिख वार की इसमें सिख वर्सेस ब्रिटिश होता है। ठीक, फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो 1845 से 46 में अभी होता है, जिसमें कि रूलर एक्चुअली गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड हार्डिंगे होते हैं। ये इंग्लिश विक्ट्री जो होती है सोबराव में, साइनिंग ऑफ द लाहौर ट्रीटी, जो इंग्लिश विक्ट्री इनको मिलती है सोबराव में, वो लाहौर ट्रीटी के साइन करने के बाद इनको ये मिलती है। एंड सिख नॉट एबल टू पे द वॉर इंडेमिनिटी, सो जम्मू आर सोल्ड टू द गुलाब सिंह। एक वॉर इंडेमिनिटी होती थी, वॉर का जो क्षति पहुंचाया जाता था किसी के द्वारा, उसकी पूर्ति के लिए वॉर इंडेमिनिटी टर्म यूज करते हैं, जो कि सिख वॉज एक्चुअली एट दैट टाइम अनएबल टू पे द इंडेमिनिटी, अ काइंड ऑफ मनी, राइट। सो द जम्मू आर सोल्ड टू द गुलाब सिंह, इसलिए गुलाब सिंह को जम्मू बेच दिया जाता है। सेकेंड एंग्लो सिख वार की बात करें 1848 से 1849 के बीच में होता है। लॉर्ड डलहौसी यहाँ पे गवर्नर जनरल होते हैं एट दैट टाइम। एंड रीज़न क्या होता है, गवर्नर ऑफ मुल्तान जो मूल राज थे वो रिवोल्ट जारी कर देते हैं, वो एक रीज़न था। एंड ब्रिटिश इस वॉर को जीतते हैं, ठीक है। और कोहिनूर डायमंड वॉज टेकन अवे फ्रॉम द दिलीप सिंह एंड वेंट इनटू द ब्रिटिश हैंड। तो ये 1848 से 1849 जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही ये जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश जो डायमंड था वो अंग्रेज़ों के हाथ लग जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजीज अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ 3 आफ्टर पंजाब एनेक्सेशन। हेनरी लॉरेंस वॉज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रेनविल मैनेसेल, ये जो 3 थे इनको इन्होंने अपॉइंट किया लॉर्ड डलहौजी ने। एंग्लो मैसूर वार की बात करें, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसेज, जस्ट बिकॉज कि बहुत बार पूछा गया है।
तो एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो होता है वो 1767 से 1769 के बीच में होता है। हैरी वेरिस्ट यहाँ पे होते हैं। ब्रिटिश मराठास प्लस निज़ाम ऑफ हैदराबाद की जो युद्ध होता है वो वर्सेस मैसूर होता है। ठीक है, यहाँ पे अपने ही लोग मिले हुए हैं, मराठास हो गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गए, ब्रिटिश के साथ मिलकर मैसूर को एनेक्स करने के लिए युद्ध लड़ते हैं। अब यहाँ पे मैसूर का उस समय लीड कौन कर रहा था? हैदर अली। हैदर अली हैड एन एज एक्चुअली। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइंड इन 1769। जो पहला वार होता है वहाँ पे हैदर अली जीतते हुए नज़र आते हैं। तो 1769 में जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की जाती है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो कि जिसका टाइम पीरियड 1780 से 84 था, उसमें वारेन हेस्टिंग आ जाता है गवर्नर जनरल। और ये क्या होता है, ये वॉर ड्रा काइंड ऑफ हो जाता है। यहाँ पे मैंगलोर की ट्रीटी साइन होती है और जो सर आयर कूट होते हैं वो हैदर अली को फिर बाद में डिफीट करते हैं इन द पोर्ट नोवो। ठीक है, पोर्ट नोवो के पास जा कर के इनको डिफीट करते हैं। एंड देन टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा होता है, ही एक्चुअली कंटिन्यूड द वॉर, राइट। और क्योंकि हैदर अली का जो है डेथ हो जाती है 1782 में। एंड देन टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन द 1780 एट द पोलीलूर, राइट। 1780 में वो ब्रिटिश आर्मी को हरा देता है। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर विच हैपेंड इन 1790 to 92 and Lord Cornwallis was the governor general at that time, and Tipu actually lost and the treaty which was actually signed between the Tipu and the British East India Company, I mean the Lord Cornwallis, was the Treaty of Srirangapatnam which was signed in 1792. फोर्थ एंग्लो मैसूर वार की बात करें 1799 में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली आ जाते हैं यहाँ पे। द ब्रिटिश एक्चुअली वॉन एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन द 1799 और टीपू की यहाँ पे देहांत हो जाती है, टीपू की डेथ हो जाती है 1799 में। और अब मैसूर जो होता है सब्सिडरी अलायंस में, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का एक लॉर्ड वेलेस्ली ने ये जारी किया था सब्सिडरी अलायंस, तो उसका एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, मैसूर 1799 में। अब इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में हम देख लेते हैं और वॉइस राय के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। 1773 से 1785 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एट दैट टाइम। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं जिनका टाइम पीरियड 1774 होता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल वॉज एक्चुअली फाउंडेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। ठीक है, founded by the William Jones in 1784, but the time period was of the Warren Hastings, right। एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापित की? विलियम जोन्स ने की 1784 में। लेकिन किसके टाइम पीरियड पे? 1773 से 1785 के बीच में वारेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल तब। एंड ही ऑल्सो इनकरेज द स्टडी ऑफ द संस्कृत, पर्शियन एंड द अरबिक एज वेल। तो ये जो अरब की स्टडी थी, संस्कृत थी, पर्शियन थी, ठीक है, इनके जो अध्ययन थे, इनके जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, इस चीज़ को ये इनकरेज करते हैं। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज़ रिलेटेड टू वारेन हेस्टिंग एंड वेलेस्ली। जो सिक्योरिटी सेल करके अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए ये किसकी पॉलिसी थी, तो वारेन हेस्टिंग एंड वेलेस्ली दोनों की एक साथ में सामूहिक पॉलिसी थी ये। और रिंग फेंस की पॉलिसी वारेन हेस्टिंग की है, सभी जानते हैं। ही एक्चुअली अबोलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन द बंगाल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बाद में 1772 के टाइम का पीरियड होता है शायद, जहाँ पे डुअल गवर्नमेंट को ये अबोलिश कर देते हैं। वारेन हेस्टिंग जो थे वो उन्हें बोला जाता है कि ही वाज एक्चुअली परसिक्यूटेड फ्रॉम 1788 टू 1795 फॉर द इम्पीचमेंट। इतनी बार इनको इम्पीचमेंट के लिए परसिक्यूट किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, हु वाज द सेकेंड गवर्नर जनरल 1786 से 1793 तक इनका रोल रहता है। कॉर्नवालिस कोड आता है 1793 पे, जो कि जुडिशल रिफॉर्म के लिए होता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जो कि पुलिस के जनक कहलाते हैं भारत में। ठीक है, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया
एंड नोन फॉर द परमानेंट सेटलमेंट एज वेल। जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही आया था। थर्ड मैसूर वॉर के टाइम पे भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, जस्ट बिकॉज कि इनके टाइम पीरियड में ही होता है 1790 से 1792 में। जो ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है वो भी इनकी टाइम पीरियड पे कार्यकाल में साइन की जाती है। इनकी जो डेथ है वो अक्टूबर 5 1805 में गाजीपुर में होती है। हिज ग्रेव एक्चुअली इज सिचुएटेड एट गाजीपुर। तो इनकी मृत्यु भारत में होती है। इनकी जो ग्रेव है वो भी गाजीपुर में ही स्थित है। अब लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं, जो कि 1798 से 1805 के बीच में इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया होता है 1798 में, टू इस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो पहला ऐसा अलायंस जो साइन करते हैं वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होते हैं, और अदर जो सब्सिडरी अलायंस के पार्ट्स बनते हैं वो हैदराबाद होता है, जैसे कि 1798 में मैसूर होता है, 99 में, और तंजौर होता है 1799, अवध होता है 1801 में, पेशवा। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, जोधपुर, जयपुर, इंदौर, होलकर। फोर्थ मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुआ। सेकंड मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ। ट्रिटी ऑफ बसाएं 1802 में जो साइन होती है मराठा के साथ में, वो इनके टाइम पे ही हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सर जॉर्ज पॉलो आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम ये इग्नोर कर देते हैं। लॉर्ड हास्टिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, 1813 से 1823 के बीच में इनका रोल देखने को मिलता है। एंग्लो नेपाल वार इन्हीं के टाइम पे होता है। जो ट्रिटी ऑफ सुगौली आपने 1815-16 में देखा होगा, वो लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे ही होता है। और थर्ड मराठा वार जो होता है 1817 से 1819, जो कि पेशवा की जो टाइटल था उसको अबॉलिश कर देता है 1818 में, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। ठीक है, थर्ड मराठा वार जो होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल फॉर अस, जस्ट बिकॉज कि ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल होते हैं जो कि सती का एबोलिशन जो होता है वो इनके कार्यकाल में होता है। एबोलिशन ऑफ द सती 1829 के टाइम पे हो जाता है इनका, राजा राम मोहन राय जी के हेल्प के थ्रू। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, अब आप बताइएगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको। एंड सप्रेशन ऑफ द ठगीज जो था 1830 में बाई कैप्टन स्लीमैन। जो कैप्टन स्लीमैन थे, इसको 1830 में जो सप्रेशन ऑफ ठगीज जो थे वो देखने को मिलता है इनके यहाँ पे। स्लीमैन, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। अनेक्स्ट मैसूर फॉर द मैल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैसूर को माल एडमिनिस्ट्रेशन के उस पर अनेक्स कर लेते हैं कि बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे। एंड रेजोल्यूशन ऑफ द 1835 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। 1835 में इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था रेजोल्यूशन पास करके। लॉर्ड मेटाकैफ, ये जो थे 1835 से 1836 का टाइम पीरियड होता है। इनके टाइम पे जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो रिमूव कर दिया जाता है, ये इसलिए जाने जाते हैं। लॉर्ड एलनबर्ग, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था सिंध के टाइम पे, तो इन्होंने सिंध का एनेक्सेशन किया था 1843 में। और ही ऑल्सो एबोलिश द स्लेवरी। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड 1842 से 44 होता है। लॉर्ड डलहौजी, इनको कौन ही भूलना चाहेगा। 1848 से 1856 में इनका रियल नेम जो था जेम्स एंड्रू बॉरन रैमसे था। और इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। 1848 से 1856 का टाइम पीरियड होता है। इनके समय पे सेकंड एंग्लो सिख वार होता है 1848 से 1849। एंड ऑल्सो ही एनेक्स द पंजाब 1800 इन 1849। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जैसे कि पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का इंट्रोडक्शन इनके टाइम पे होता है, इन्होंने ही किया होता है एक्चुअली। और उसमें एनेक्स करते हैं ये सतारा को 1847 में, जैतपुर एंड संबलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। अवध एक्चुअली एनेक्स्ड ऑन द मिस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, और यू कैन से द मिस गवर्नेंस बेसिस ऑन द जेम्स ऑटमन हु वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ द अवध एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें, और ये टाइम पीरियड एक्चुअली ईयर याद रखिएगा और सीक्वेंस याद रखिएगा। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड देन अवध, ऐसे ऐसे चल के जो क्रोनोलॉजी आ रही है, जो ऑर्डर आ रहा है वो याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेते हैं। अब चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया है एजुकेशन के लिए, तो जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854 में आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रेलवे लाइन जो बिछाई जाती है बॉम्बे एंड थाने के बीच में,
वो 1853 में इसी के कार्यकाल में बिछाई जाती है। टेलीग्राफ जो पोस्टल रिफॉर्म देखने को मिलता है भारत में इसी के कार्यकाल में देखने को मिलता है। द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया वॉज एक्चुअली स्टार्टेड बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे एट 1853 एंड द पब्लिक वर्क जो PWD आज का है वो 1845 से 1855 के बीच में इसी के टाइम पीरियड पे ये शुरू किया गया था, देखने को मिलता है। एंड रीड आउट द क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो इन अ दरबार एट इलाहाबाद एंड नवंबर 1 है 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो था उसको सबसे पहले 1858 में नवंबर 1 को पढ़ा जाता है इलाहाबाद में दरबार में। एंड इसके टाइम पीरियड पे सिक्किम को इंडिया में मिला लिया गया था, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा काम है कि अच्छा किया था। एंड लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से 1857 में 1857 का युद्ध तो आपको पता ही है, तो लॉर्ड कैनिंग का ये देखने को मिलता है रोल। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1857 की क्रांति होती है वो इसी के टाइम पीरियड पे होती है। एंड ही वॉज द फर्स्ट वॉइस राय ऑफ द इंडिया, ये पहले वॉइस राय होते हैं इंडिया के। अभी तक गवर्नर जनरल थे, अभी ये पद चेंज हो जाता है, वॉइस राय से कन्वर्ट होने लगते हैं लोग। अब विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1856 में, जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के महान प्रयासों से ये लाया जाता है। वो 1856 में इसी के कार्यकाल में देखने को मिलता है। और विधवा पुनर्विवाह जिसे कहते हैं 1856 में देखने को मिलता है। वाइट म्यूटनी जो है बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859 वो देखने को मिलता है। जॉन लॉरेंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो हम इनको नहीं देख रहे हैं। लॉर्ड मायो के बारे में देख लेते हैं जस्ट बिकॉज कि इनका रोल बहुत रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है। 1869 से 1872 तक का इनका रोल देखने को मिलता है। लॉर्ड मायो के टाइम पे फर्स्ट सेंसस जो है ब्रिटिश इंडिया में वो 1872 में लाया गया। एंड रेगुलर सेंसस बिगैन एक्चुअली इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मायो के टाइम पे सेंसस शुरू हुआ था, लेकिन जो रेगुलर सेंसस होने लगे वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, जो कि 1881 में देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट जो आएंगे लॉर्ड रिपन भी आएंगे। एंड लॉर्ड मायो फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड रिप्लेस द मास्टरी इनएक्टिविटी पॉलिसी। ये फॉरवर्ड पॉलिसी के जनक कहलाते हैं और इन्होंने मास्टरी इनएक्टिविटी पॉलिसी को रिप्लेस किया था। ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड बाई द कन्विक्टेड प्रिजनर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मायो का डेथ कहाँ होता है? अंडमान निकोबार आइलैंड में होता है। ये इनका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन की बात करें 1876 से 1880 के बीच में होता है, ठीक। ये क्वीन विक्टोरिया एक्चुअली एज्यूम द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और द क्वीन एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, ऐसे करके इनको जाना जाता है। वर्नाकुलर फ्रेक्स एक्ट जो होता है 1878 में, गैगिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878 में, फेमाइन ऑफ 1866 टू 78, फेमाइन कमीशन इनके टाइम पे रिचर्ड स्ट्रैसी के बीच के अध्यक्षता में जो आता है 1878 में, ये सब इन्हीं के टाइम पीरियड पे आते हैं। एंड ही ऑल्सो फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, दिस लीडिंग टू द सेकेंड अफगान वॉर 1878 टू 80, ठीक है। तो अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ वॉर होता है सेकेंड, और जिसका टाइम पीरियड 1878 से 1880 होता है। पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के टाइम पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जो राय बहादुर है, ठीक है, जो खान बहादुर को टाइटल मिला था वो इनके द्वारा ही मिला था। लॉर्ड रिपन की बात करें, जिन्हें कि हम बहुत अच्छा गवर्नर जनरल मानते हैं अपने इंडिया में, जस्ट बिकॉज कि ही वॉज द फर्स्ट वन हु री अपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था? वो लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लेकिन 1882 में ये जो है री अपील कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री देखने को मिलता है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट देखने को मिलता है 1881 में इन्हीं के टाइम पे, विच वॉज अ काइंड ऑफ वेलफेयर फॉर ऑल द लेबर क्लास इन इंडिया, राइट। एंड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको ही बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो जनक कहलाते हैं वो लॉर्ड रिपन ही हैं इंडिया में। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन्हीं के टाइम पीरियड पे आती है, 1883 से 1884 का टाइम पीरियड होता है। और ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है यहाँ पे इंडियन जजेस जो होते हैं और एंड मजिस्ट्रेट टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स इन द क्रिमिनल केसेस, यहाँ पे ये होता है कि इंडियन जो जजेस होते हैं वो अब जो ब्रिटिश केसेस होते हैं उन पे ये अपने जो भी पनिशमेंट है, जो भी क्रिमिनल प्रोविजंस हैं उसको सुना सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि हाउ कैन इंडियन एक्चुअली ट्रीट द ब्रिटिश केसेस एक्चुअली, राइट।
सो लॉर्ड डफरिन जो थे वो 1884 से 1888 है। डफरिन है तो मतलब कांग्रेस डफर ऐसे मान सकते हो, सॉरी टू से, बट काइंड ऑफ जस्ट रिमेंबर रिकॉल द पॉइंट। 1884 से 1888 के बीच में टाइम पीरियड इनका होता है लॉर्ड डफरिन का। इनके टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1885 में। एंड देन फिर जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का दर्जा इन्हीं के टाइम पीरियड पे मिलता है। लॉर्ड कर्जन की बात करें, जो बंगाल का नाम आएगा तो लॉर्ड कर्जन भी आ जाएंगे। 1899 से 1905 तक का टाइम पीरियड होता है। ये इनके टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ कमीशंस थे उनको अपॉइंट किए जाने लगे 1902 में, पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। कमीशन इंक्लूड्स द लॉ मेंबर थॉमस रेल, सैयद हुसैन, बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये सारे लोग इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स वॉज एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1905 में होता है। एंड ऑल्सो यू कैन सी द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द लॉर्ड कर्जन। एंड अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो 1905 से 1910 का टाइम पीरियड होता है। इनके टाइम पीरियड पे जो मुस्लिम लीग है वो फाउंड की जाती है 1906 पे ढाका में, आगा खान के द्वारा ये बनाई जाती है। सूरत स्प्लिट भी देखने को मिलता है 1906 में। मौलवी मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आता है, सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल को कॉलेज भी बोलते हैं इसको हम, जहाँ पे मुस्लिमों को राइट मिल जाता है कि वो मुस्लिम को चुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके टाइम पीरियड पे होता है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करें तो 1910 से 1916 का टाइम पीरियड होता है। इनके टाइम पे जो कलकत्ता होता है, वो जो कलकत्ता कैपिटल होती है उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब यहाँ 1911 से दिल्ली को कैपिटल मान लिया जाता है। दरबार ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो दिल्ली दरबार जो लगता है जहाँ पे जॉर्ज फिफ्थ आते हैं 1911 में। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू महासभा 1915 में हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट होता है बाई मदन मोहन मालवीय सर के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ गवर्नर जनरल्स थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जो इकोनॉमिक ब्रिटिश पॉलिसीज़ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 और ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो अपराइजिंग्स थी, जो हमारे रिवोल्ट्स हुआ करते थे, ठीक है, अहोम रिवोल्ट हो गया, वहाबी मूवमेंट हो गया, सन्यासी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये 1 से 2 वीडियो में लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।